हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, पिछली कक्षा में हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया था, स्वरों के बारे में अच्छे से जान लिया था। आज की कक्षा में हम व्यंजनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए, जो व्यंजन होते हैं ना, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी इनका जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है। अगर हमें व्यंजनों को बोलना है, ठीक है, व्यंजनों को हमें उच्चारित करना है, तो एक से अधिक वर्णों का मेल व्यंजन में होना चाहिए। देखिए, ये क्या है, ये मैं इसे बोल ही नहीं सकता, इस ध्वनि को मैं बोल ही नहीं सकता जब तक इसमें एक वर्ण और हम ऐड नहीं करेंगे, और वो वर्ण होगा एक स्वर। यानी जो व्यंजन होता है ना बच्चों, वो स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। अच्छा जी, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो यहाँ पर कितने वर्ण हो गए? दो वर्ण हो गए। तो यही बात यहाँ इसी लाइन में लिखी गई है कि हम व्यंजन को तभी बोल सकते हैं जब एक से अधिक वर्णों का उसमें मेल हो। तो देखिए, एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया। अब ये दोनों वर्ण मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करेंगे और तब जाकर ये बोला जाएगा बच्चों। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, एक से अधिक वर्णों का मेल होना चाहिए तब ये बोले जाएंगे। और जो प्रत्येक व्यंजन होता है ना, इसमें अ ध्वनि अंतर्निहित होती है। देखिए, यहाँ क के अंदर अ है, तभी इसे हम बोल सकते हैं। अगर हम अ को इसमें से हटा दें तो हम इसे बोल ही नहीं सकते। ठीक है। ख में जब हम ख बोलते हैं, ठीक है, ख बोलते हैं तो ध्यान से ख बोलिए, और बाद में आपको अ की आवाज जो है, अ की ध्वनि जो है वो प्रतीत होगी। ख, तो बाद में अ की आवाज, अ की ध्वनि हमें प्रतीत होगी बच्चों। तो प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है? अ की ध्वनि अंतर्निहित होती है, यानी प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि होती है। अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण असंभव है, बोल ही नहीं सकते यदि कोई भी स्वर व्यंजन के भीतर नहीं होगा, व्यंजन में नहीं होगा, व्यंजन में अंतर्निहित यदि कोई भी स्वर नहीं होगा तो हम उस व्यंजन को नहीं बोल सकते। व्यंजनों को बच्चों परतंत्र भी कहते हैं, परतंत्र कहते हैं गुलाम को। ठीक है। देखिए, ये स्वरों के कहीं ना कहीं परतंत्र हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ना, ये परतंत्र होते हैं, यानी दूसरों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि स्वरों की सहायता से ही ये उच्चारित होते हैं। तो जो स्वर होते हैं ना, उन पर आश्रित होते हैं, इनके बिना ये नहीं बोले जाते, इसलिए इन्हें परतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं। ठीक है। मैंने ऊपर बताया आपको कि अ की ध्वनि अंतर्निहित होती है, तो देखिए यहाँ अ की ध्वनि अंतर्निहित है। अब हम इस ध्वनि को बोल सकते हैं क। ठीक है। घ में जब अंतर्निहित होगा तभी हम इसे बोल सकते हैं घ, और ट में जब अ की ध्वनि अंतर्निहित होगी तभी हम इसे बोल सकते हैं ट। ठीक है। देखिए, मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। कितनी होती है? 33। लेकिन वर्तमान में कुल कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो 40 है। मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। देखिए, स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। ठीक है। मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, ओके। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, हालांकि हम इन्हें पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और उसमें व्यंजनों की जो संख्या होती है वो भी 4 होती है। ठीक है। तो इस प्रकार ये 33 व्यंजन हो जाते हैं। तो मूल जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उसमें व्यंजन बच्चों। ठीक है। और वर्तमान में कुल व्यंजनों की संख्या 40 है। ठीक है। इन 33 में कुछ और बढ़ जाएंगे, जैसे 4 संयुक्त व्यंजन बढ़ जाएंगे। ठीक है। 2 द्विगुण व्यंजन बढ़ जाएंगे, और एक विशिष्ट व्यंजन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये 40 हो जाएंगे। 4 और 2 6 और 1 7 और 33 40 हो जाएंगे। ठीक है। 40 हो जाएंगे। तो अब इन्हें हम पढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? उसमेय व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? विशिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं? तो अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पर्शी व्यंजन के बारे में। स्पर्शी व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन या फिर उदित व्यंजन भी कहते हैं। याद रखना, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन भी हाँ स्पर्शीय व्यंजन को कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। और ये 25 के 25 आपको दिखाई दे ही रहा है। ठीक है। क ख ग घ। ठीक है। और ये है ञ। ये कुछ बच्चे अणा खाली या वगैरह कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ये होता है ञ। ञ होता है ञ। ठीक है। च छ ज ज ये होता है य। ठीक है। ये ञ, ये य। ये ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न।
प फ ब भ म। तो ये 25 क्या होते हैं बच्चों? स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। ठीक है, ये जो लाइन है पूरी की पूरी क ख ग घ ञ, ये क वर्ग होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये क वर्ग है पूरा का पूरा। ठीक है, ये क वर्ग है। ये पूरा का पूरा च वर्ग है। ठीक है, च वर्ग है। ये पूरा का पूरा ट वर्ग है। ठीक है, ट वर्ग है। ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। और ये पूरा का पूरा बच्चों त वर्ग है। क्या है ये? त वर्ग। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प वर्ग है। प वर्ग में कौन कौन आते हैं? प फ ब भ म। त वर्ग में त थ द ध न। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। ठीक है, च वर्ग में च छ ज झ य। क वर्ग में क ख ग घ ञ। ठीक है, तो ये 25 के 25 क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन ये कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक बात मैं और बताता चलूं, ये जो क वर्ग होता है ना, क वर्ग पूरा का पूरा ये कंठ से बोला जाता है। आप क बोल लीजिए, ख बोल लीजिए, ग बोल लीजिए, घ बोल लीजिए, इनमें से पांचों में से कोई भी बोल लीजिए। आप अपने गले पे हाथ रखना। ठीक है, तो आपको हल्का सा कंपन महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रभाव आता है ना, क ख ग घ ञ का कंठ के ऊपर आता है, तो ये कंठीय व्यंजन है। ठीक है, ये पांचों के पांचों क्या है? कंठीय व्यंजन है। ये पांचों के पांचों जो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं मुख बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हालांकि सही बनेगा या नहीं बनेगा वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ये ठोड़ी हो गई, और ये ओष्ठ हो गए, और ये नासिका हो गई। ठीक है, नासिका थोड़ी लंबी बन गई है। ठीक है, ये आंखें हो गई। ठीक है, चलो बाल भी बना देते हैं इसके। ठीक है, ओके, देखिए ये कंठ है। ठीक है, ये क्या है? ये कंठ है। और आपने देखा होगा जहां आपकी जीभ है ना, जीभ जीभ के ऊपर एक कटोरी नुमा आकार होता है हमारे गले में, ऐसे। ठीक है, ऐसे कटोरी नुमा आकार होता है। तो जो तालु होता है ना, तालु तालु यहाँ होता है, यहाँ। ठीक है, यानी ये जो कटोरी नुमा आकार है ना, इसके बिल्कुल बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो होता है तालु। और इसी कटोरी नुमा आकार के जो बिल्कुल अगला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। तो तालु और मूर्धा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तालु होता है, और कटोरी के अगला आप महसूस कीजिए, अपनी जीभ ऊपर फिराइए। ठीक है, अपने मुख में, तो आपको एक कटोरी नुमा आकार दिखाई देगा। ठीक है, और इसका जो अग्र भाग होता है तो इसे मूर्धा कहते हैं, और ये जो बीच का या पिछला भाग होता है इसे तालु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो च वर्ग है तालु से बोला जाता है। जब हम च बोलते हैं तो हमारी जीभ इस कटोरी नुमा आकार के बिल्कुल बीच में लगती है। देखिए, आप बोलिए च छ ज झ, तो आपकी जीभ कहाँ लग रही है? तालु के बिल्कुल बीच में लग रही है। वहीं अगर आप मूर्धन्य व्यंजन बोलोगे, मूर्धा से संबंधित ये व्यंजन बोलोगे, ट ठ ड, तो आपकी जीभ बिल्कुल आगे लगेगी। इस कटोरी नुमा जो ये आकार होता है, इसे मूर्धा कहते हैं, अग्रभाग को मूर्धा कहते हैं। तो आपकी जीभ मूर्धा में लगेगी जाके। ट ठ ड ढ, बोलिए अण। आपकी जीभ कहाँ लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोल के देखा, आपकी जीभ लग रही है अग्रभाग में। ठीक है, अच्छा जी, जब हम त वर्ग बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दंत में लगती है जाके, यानी दांतों में लगती है। त थ द ध न। ठीक है, अगर किसी के दांत निकल जाए ना, ठीक है, बुढ़ापे में, तो त थ द ध न ठीक से बोल नहीं पाता, वैसे ही हवा से निकलती है। ठीक है, और प फ ब भ म ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब बोलिए, प फ, हमारे दोनों ओष्ठ कार्य करते हैं प फ ब भ को बोलने में, और हमारे दोनों जो ओष्ठ हैं वो आपस में टकराते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये ओष्ठीय हैं। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और ये जो बच्चों ये है ना, ये, ठीक है, ये लास्ट के 5 जो हैं, ठीक है, ये इसमें न्य हो जाएगा, य हो जाएगा, अण हो जाएगा, न हो जाएगा, म हो जाएगा। ये 5 के 5 जो व्यंजन है इन्हें पंचमा अक्षर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के 5वें नंबर पर आते हैं, इसलिए इन्हें पंचमा अक्षर कहा जाता है। और इन्हें नासिक के वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, इन्हें मैं शायद नोट्स में लिखना भूल गया, इन्हें द्विस्थानिक व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, द्विस्थानिक व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है द्विस्थानिक व्यंजन? क्योंकि ये दो स्थानों से बोले जाते हैं। देखिए ये जो न्य है ना, न्य, ठीक है, ये गले से भी बोला जाता है क्योंकि कंठे है, और नासिका भी, नासिक के भी है तो नाक से बोला जाता है। ये तालु से भी बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। ये मूर्धा से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। ये दंत से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। ये ओष्ठ से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। तो ये द्विस्थानिक यानी दो स्थानों से बोला जाता है, तो इन्हें द्विस्थानिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, और मैंने सबके वर्ग आपको बता दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्पर्शी व्यंजनों की देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। देखिए, इन्हें स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहते हैं जब हम हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है ना, जो श्वास वायु होती है, ठीक है, तो वो निकलते समय कंठ से टकराती है, तालु से टकराती है, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से टकराती है, यानी इन्हें इन पांचों को स्पर्श करती हुई निकलती है, तो इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब ये अलग अलग वर्गों में बांट दिए हैं, जैसे क वर्ग में बांट दिया है, च में बांट दिया है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बच्चों कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ठीक है, ग्रीन पेन ले लेता हूं, मुझे पसंद है न जाने क्यों ग्रीन पेन। ठीक है, तो य, र, ल और व। ठीक है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है बच्चों, जिनमें य और व, ठीक है, य और व ये अर्धस्वर होते हैं। य और व क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। र होता है बच्चों, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। र होता है प्रकंपित व्यंजन, इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन भी इसको कहते हैं। किसे? र को। ठीक है, और जो ल होता है ना, ये पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है, ल क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। य और व अर्धस्वर होते हैं, र प्रकंपित व्यंजन होता है, ल पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्धस्वर देख लेते हैं। य और व क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, मैं यहां भी लिख देता हूं, य और व होते हैं अर्धस्वर बच्चों। ठीक है, अर्धस्वर होते हैं। देखिए, जो ध्वनियां कभी स्वर और कभी व्यंजन हो, उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। देखिए, य और व को जब हम बोलते हैं ना, य और व को, तो य को बोलते समय हमारे मुंह से जब शुरुआत में हम बोलते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ई का उच्चारण होता है हल्का सा, य। ठीक है, और व को बोलते समय हमारे मुंह से हल्का सा ऊ का उच्चारण होता है। तो इसलिए ये जो ध्वनियां होती है ना, जब हम इन्हें बोलते हैं तो शुरुआत में स्वर और बाद में व्यंजन हो जाती है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे? ओके, अब हम देख लेते हैं र के बारे में। देखिए, र जो होता है ना, ये होता है प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। ठीक है, र कैसा व्यंजन है? प्रकंपित है या फिर लुंठित व्यंजन इसे कहते हैं। प्रकंपित क्यों? क्योंकि इसमें जब हम र बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ में बहुत ज्यादा कंपन, वाइब्रेशन होता है। आप बोल के देखिए र, तो हमारी जीभ देखिए कैसे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा यानी जीभ मुख के बीच तेजी से प्रकंपित हो या कंपित हो, उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित इसे क्यों कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, आपने अगर कोई सरिया देखा हो ना, जो सरिया ऊपर से ऐसे मुड़ा हो, ठीक है, ऐसे मुड़ा हो, ठीक है, ये सरिया है मान लीजिए, या रोड है, और ये आप ऊपर से ऐसे मुड़ी हुई हो, तो इसे लुंठित कहते हैं। जो भी चीज ऊपर से ऐसे मुड़ी होती है ना, उसे लुंठित कहते हैं। और जब हम र बोलते हैं ना बच्चों, र, तो हमारी जीभ ऊपर से हल्की सी घूम जाती है, मुड़ जाती है। र देखिए पीछे को घूम जाएगी, तो इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो हमारी जीभ है, जो जीवा है, वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, देखिए, पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं, पार्श्व का अर्थ होता है बगल। ठीक है, क्या होता है? बगल।
बगल कहते हैं। जब ल को बोलते हैं ना, ल, जब हम ल बोलते हैं, पहले आप ल बोल के देखिए तभी समझ में आएगा। ल, हमारी जीभ ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है, ऊपर तालू में लगती है हमारी जीभ, ठीक है, तालू में नहीं, दंत मूल यानी मसूड़े से थोड़ा ऊपर लगती है, ल। तो जब हमारी जीभ ऊपर हो जाती है ना, अब अंदर की हवा प्रेशर लगाती है, सामने हवा के निकलने के लिए जीभ आ जाती है, तो जीभ के अगल बगल भाग से निकलती है हवा, ठीक है। मैं दोबारा फिर से बता देता हूं, जीभ ऊपर आ गई, अंदर से हवा निकल रही है, क्योंकि बोलते हुए तो हवा निकलती है ना, तो जीभ आगे आ गई ना हवा के, अब जीभ को पार करके तो जा नहीं सकती हवा, ठीक है, तो अगल बगल से निकलती है जीभ, तो इसलिए ल को बोलते समय जीभ ऊपर पहुंच जाती है, और जो हवा निकलती है वो जीभ के अगल बगल से निकलती है, और अगल बगल को पार्श्व कहते हैं, इसलिए बच्चों ल एक पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। उष्मीय व्यंजन देख लेते हैं। उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन को उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, और ये चार होते हैं। कौन कौन से? श, स और स, ठीक है, और ह, ये चार होते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो श है ना, ये अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, और ये जो श होता है ना, इसे कई जगह तालव्य श भी कहते हैं, ठीक है। तो तालव्य श नहीं, बड़ा श कहते हैं, लेकिन ये तालव्य श होता है, ये मूर्धन्य श होता है, ये दंत्य श होता है, और ये ह कंठ्य होता है, ठीक है। क, ख, ग, घ ये सब कंठ से बोले जाते हैं, उसी प्रकार ह भी कंठ से ही बोला जाता है, ठीक है। ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य स है, और ये दंत्य स है, ठीक है। याद रखोगे? ओके, याद रखना है। इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार 2018 से पहले तो हर परीक्षा में ये प्रश्न आता था कि ये कौन सा श है, तो ये मूर्धन्य श है, ये दंत्य श है, और ये तालव्य श है बच्चों, ठीक है। तो इन्हें उष्मीय व्यंजन क्यों कहते हैं? इन चारों को आप बोल के देखो, आपके मुख से जो है ना गर्म हवा निकलेगी, और गर्म को उष्म भी कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या है? उष्मीय व्यंजन है। और थोड़ा संघर्ष करती है हवा, मतलब घर्षण के कारण, संघर्ष के कारण हवा गर्म हो जाती है, तो इसलिए इन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं जो मेरे द्वारा बनाई गई है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा संघर्ष या घर्षण करते हुए निकले उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और जब हमारे मुख से हवा निकलती है तो गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? संयुक्त व्यंजन चार होते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, दो व्यंजन आपस में संयुक्त हुए हैं, एक हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देख लेते हैं, ये है अक्ष, क्ष, ठीक है, क और मूर्धन्य श, क्ष, ठीक है, क्ष। ये जो बना है ये क और मूर्धन्य श के मेल से बना है, ठीक है। और अगर हम इस स को भी तोड़ देंगे तो यहाँ अ आ जाएगा, और यही डेफिनेशन में कहा गया है यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए। अब देखेंगे दो व्यंजन हैं और इस स्वर के सहारे ये बोले जा रहे हैं, ठीक है। त्र, त्र में किस किस का मेल है? तो त और र का मेल है, ठीक है। और ये है बच्चों ज, ये अज्ञ नहीं है, इसे कुछ बच्चे अज्ञ बोलते हैं, ठीक है, अज्ञ बोलते हैं। विशेषकर हरिद्वार में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं देखता हूँ वे अज्ञ बोलते हैं, तो ये अज्ञ नहीं होता है, ये ज होता है, ठीक है, ज और य, ज, ठीक है। और ये श होता है, ये तालव्य श और र से मिलकर बना होता है, ये ज और य से मिलकर बना होता है, ये त और र से मिलकर बना होता है, और जो क्ष होता है वो क और मूर्धन्य श से मिलकर बना होता है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, यूके ट्रिपल एससी का ये फेवरेट पॉइंट है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, तो इसे आप याद कर लेना, ठीक है। और बाकी ये एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं। अगर हम र को भी तोड़ देंगे तो यहाँ अ आ जाएगा, ठीक है, अ आ जाएगा। बाकी किसी को भी डाउट हो तो वो मुझसे मुझे मैसेज कर सकता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन के बारे में। और ये कितने होते हैं? दो होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो दो होते हैं, अड़ और अढ़, ठीक है, अड़ और अढ़। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा से स्पर्श करती है और
फिर तेजी से नीचे गिरती है तथा वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। देखिए उत्क्षिप्त जो है दो शब्दों से मिलकर बना है ये सब, उत प्लस क्षिप्त, ठीक है। उत कहते हैं ऊपर उठना और क्षिप्त मतलब तेजी से नीचे आना, तो इसलिए इनका नाम है उत्क्षिप्त। अब आप अड़ को बोल के देखिए, अड़, ठीक है। और ये जो है ना वर्णमाला में बाद में जोड़े गए, ठीक है। क्यों जोड़े गए? क्योंकि अरबी फारसी कुछ शब्द आ गए थे हमारी भाषा हिंदी में, ठीक है। क्योंकि आक्रमण हुए हमारे देश के ऊपर और कोई बहुत सी बाहरी भाषाएं आई, जैसे लड़का, लड़का हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो बीच का वर्ण है ना ये है अड़, ठीक है। क्या है? अड़। अब हम इसे बोल तो देते थे लेकिन लिखे कैसे, इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि भाई ड के नीचे ये अरबी फारसी की बिंदी लगा देंगे, ठीक है। और अढ़ के नीचे भी हम अरबी फारसी की एक बिंदी लगा देंगे और ये ड या ढ ना हो के अड़ और अढ़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था बाद में की गई है, इसलिए क्योंकि ये जो ड है ये हिंदी का है और ये जो नीचे बिंदी लगी हुई है, ठीक है, इसे पाद बिंदु कहते हैं, ये जो बिंदी लगी हुई है ये अरबी फारसी की है। इस वर्ण के अंदर, इस व्यंजन के अंदर दो गुण हैं, दो भाषाओं के गुण हैं, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये ढ और ये अरबी फारसी की बिंदी, तो दो भाषाओं के इसके अंदर गुण हैं और इसलिए ये द्विगुण व्यंजन है। तो जिन वर्णों को बोलने में जीभ पहले ऊपर जाती है और फिर तेजी के साथ नीचे आती है उन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और बच्चों इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ताड़न जात, ये भी आप नोट कर लेना, ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें उष्यप व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्यप व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन दो है, एक है ज और एक है फ, ठीक है। ज, ये ज है, ज नहीं है, ज, और ये फ है, ठीक है। तो ये आगत व्यंजन है, केवल याद रख लेना। ज के नीचे अगर ये पाद बिंदु लग जाएगा तो ये आगत व्यंजन है, और फ के नीचे ये जो पाद बिंदु लगा हुआ है, पाद कहते हैं पैर को, मतलब पैर नीचे होते हैं ना, तो जो नीचे की ओर जो बिंदु लगा रहता है इसे पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आगत व्यंजन दो होते हैं, तो इन्हें आप नोट कर लेना। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्तमान में जो है 53 वर्ण हो गए हैं, ठीक है। 53 वर्ण हो गए हैं। अभी 1-2 साल पहले तक 52 वर्ण थे, अब इसमें केंद्रीय हिंदी समिति ने एक वर्ण और जोड़ दिया है, तो कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। तो देख लेते हैं इन्हें कौन कौन से हैं ये। देखिए स्वर मैंने बताया था पिछली कक्षा में 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, पिछली कक्षा में बताया। मूल व्यंजन मैंने अभी बताया 33 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, विशिष्ट व्यंजन, ठीक है, ये विशिष्ट ऐसा लिखा जाएगा, ये गलत लिखा है मैंने शायद, ठीक है। विशिष्ट व्यंजन, ठीक है, विशिष्ट, ये श पूरा होगा, यहाँ श पूरा होगा। विशिष्ट व्यंजन 1 होता है, ये विशिष्ट व्यंजन है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, मैंने बता दिया संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। अक्ष हो गया, त्र हो गया, ठीक है, और ज हो गया, और श हो गया, ठीक है। तो बाकी मैंने मूल व्यंजन बता दिया, अयोगवाह आपको बता दिया, स्वर आपको बता दिया, ठीक है, देवगुण व्यंजन बता दिया, संयुक्त व्यंजन। चलिए विशिष्ट व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। विशिष्ट व्यंजन होता है बच्चों ये, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे हम माला बोलते हैं ना, माला, लेकिन माला गलत होता है, वो माड़ा होता है। क्या होता है? माड़ा। अब हमारे पास ये इस व्यंजन का नाम है अड़। अभी हमारे पास ये ध्वनि यानी ये व्यंजन नहीं था तो हम माला बोलते थे, बाकी वो माला माड़ा होती है, माड़ा शुद्ध जो शब्द होता है वो होता है माड़ा, ठीक है। तो केंद्रीय हिंदी समिति के संशोधनों के अनुसार इसे वर्णमाला में अब शामिल कर लिया गया है, किसे? अड़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, ठीक है। प्राणवायु किसे कहते हैं? प्राण मतलब हवा को प्राण कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? हवा को। देखिए अगर किसी व्यंजन या फिर वर्ण को बोलने में कम हवा निकल रही है, कम कहते हैं अल्प को, तो अल्प प्राण होगा, ठीक है। और किसी व्यंजन को बोलने में, उच्चारित करने में हवा ज्यादा निकल रही है तो महाप्राण होगा। कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु यानी हवा जो अंदर बाहर होती है हमारे फेफड़ों से, तो श्वास वायु कम यानी अल्प मात्रा में निकले तो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक है। अब अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क के बाद ख आता है, ख इधर आया, ग आता है इधर आया, और फिर घ आता है इधर आया, और फिर ञ आता है वो इधर आया।
यानी ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा कॉलम है, कॉलम कह लीजिए। ठीक है, तो अल्प प्राण में क्या है, ये जितने भी स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, इनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग आता है। याद रखोगे? ठीक है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो भैया अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ, दूसरा, चौथा। ठीक है, क ग ञ च छ य ट ठ ट ड ण त द न प ब म। ठीक है, और सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व और सभी के सभी स्वर, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। याद रखना, ये सभी अल्प प्राण है। ठीक है, और ड के साथ में अड़ भी, अड़, ठीक है, ये भी अल्प प्राण होता है। वही महाप्राण कौन कौन से होते हैं? ख, घ, छ, झ। अब आप देखिए, क को बोलने में कम हवा, अपने मुख के सामने हाथ लगाइए, क बोलने में कम हवा निकलेगी, क। वहीं ख बोलिए, ख, हवा ज्यादा निकलेगी। हथेली मुख के सामने लगा के देखिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध और फ, और ये जो आगत जो व्यंजन है ना, ये भी भ, ये सभी महाप्राण है। साथ में जितने भी उसमें व्यंजन हैं, तीनों प्रकार के श और ह, ये सभी के सभी महाप्राण है बच्चों, याद कर लेना आप। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं स्वर घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये जो मैंने लिखा है, इसका अर्थ क्या है? ये दो प्रकार के होते हैं वैसे। अगर किसी भी वर्ण को, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, बोलने में हमारे मुख के अंदर कंपन कम हो तो वो अघोष होगा। क्या होगा? अघोष होगा। और किसी को बोलने में यदि कंपन यानी वाइब्रेशन ज्यादा हो तो वो सघोष होगा। ठीक है, और सघोष को घोष भी कहते हैं। कम कंपन अघोष, ज्यादा कंपन सघोष या फिर घोष। देखिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता या बहुत कम होता है, उन्हें अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष कहते हैं या फिर घोष कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अघोष व्यंजन कौन सा है, सघोष व्यंजन कौन सा है। ठीक है, देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन और दूसरा जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? अघोष होता है, और साथ में तीनों प्रकार के जो श हैं ये भी अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है, तथा सभी के सभी स्वर और सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व और सभी, और इसके साथ में ह, ठीक है, ह, ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। ठीक है, सभी के सभी 11 स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, य र ल व क्या होते हैं? सघोष होते हैं, और ह भी सघोष होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अघोष कौन सा वर्ण है और सघोष कौन सा वर्ण है, अघोष की क्या विशेषता होती है और सघोष की क्या विशेषता होती है। ठीक है, बाकी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई हो जाएगा। अब हम वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। हालांकि स्वरों के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ स्वर फिर भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंठ्य, कंठ्य कौन कौन से वर्ण होते हैं, यानी जिन्हें बोलने में, जिन्हें उच्चारित करने में हमारे कंठ पर सर्वाधिक प्रभाव आता है। देखिए, अ, आ, आप गले पे हाथ लगा के देख सकते हैं, गले में अलग ही प्रकार का वाइब्रेशन होगा। अ, आ, विसर्ग जिसे अह बोलते हैं, और पूरा का पूरा क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन आ जाते हैं? क आ जाता है, ख आ जाता है, ग आ जाता है, घ आ जाता है और ञ आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है वो क्या है बच्चों? ये कंठ्य वर्ण है। ठीक है, क्या है? कंठ्य वर्ण। अब हम देख लेते हैं तालव्य। देखिए, तालव्य वर्ण में लघु ई आ जाती है, दीर्घ ई आ जाती है, पूरा का पूरा च वर्ग आ जाता है, य आ जाता है और श आ जाता है। देखिए, श जो होता है ना, तालव्य होता है। ठीक है, च वर्ग में कौन कौन आ जाएंगे? च तो आएगा ही आएगा, च, छ आ जाएगा, ठीक है, ज आ जाएगा, झ आ जाएगा और य आ जाएगा। ठीक है,
मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? तो री मूर्ध, और ये काफी बार पूछा जाता है री के बारे में, और मूर्धन्य श के बारे में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मूर्धन्य होती है री, और ये होता है इसे पेट पटासा बोलते हैं हरिद्वार में। ठीक है तो ये मूर्धन्य श होता है। ठीक है, ट पूरा का पूरा ट वर्ग और र भी मूर्धन्य ही है। ट वर्ग में कौन आ जाता है? ट आ जाता है, ठ आ जाता है, ड आ जाता है, ढ आ जाता है और अण आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जितने भी वर्ण है या फिर व्यंजन है या फिर स्वर हैं, ये मूर्धन्य है। दंत्य में त पूरा का पूरा त वर्ग आ जाता है, ल और श आ जाता है। एक बात नोट आप कर लीजिएगा कि कोई भी स्वर दंत्य नहीं होता। ठीक है, त वर्ग में कौन कौन आ जाएगा? त आ जाएगा, द आ जाएगा, ध आ जाएगा, त थ, ठीक है, थ आएगा, थ, त थ द ध न आ जाएगा। ठीक है, और ल आ जाएगा और श आ जाएगा। ये जो स होता है ये दंत्य स होता है, ये जो स होता है ये तालव्य श होता है, ये जो श होता है ये मूर्धन्य श होता है। ओष्ठ्य, देखिए उ, लघु उ और दीर्घ उ, ये ओष्ठ्य होते हैं, और पूरा का पूरा प वर्ग भी ओष्ठ्य होता है बच्चों। ठीक है, प वर्ग में प आ जाता है, फ आ जाता है, प फ ब भ और म आ जाएगा। ठीक है, आप बोल के देखिए, प फ ब भ म, ये ओष्ठ से ही बोले जाएंगे, हमारे दोनों ओष्ठ आपस में मिलकर ही ने बोलते हैं। ठीक है, और दंत जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा दंत में लगती है, त थ द ध न। ठीक है, ओके, कंठ तालव्य देख लेते हैं। ए अय होता है। ठीक है, ये कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोले जाते हैं, यानी इन्हें बोलने में हमारे कंठ पर भी प्रभावित होता है और तालु भी प्रभावित होता है। कंठोष्ठ्य, ठीक है, कंठोष्ठ्य देख लेते हैं। कंठोष्ठ्य, तो कंठोष्ठ्य होते हैं ओ औ, यानी इन्हें बोलने में हमारे कंठ पर भी प्रभाव आता है और हमारे ओष्ठ भी गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो दो जगह इनका प्रभाव आता है, तो इसलिए कंठोष्ठ्य है। और दंतोष्ठ्य होता है व। ठीक है, दंतोष्ठ्य क्यों? क्योंकि जो हमारे जो दांत होते हैं ना, वो व को बोलने में होठों से टकराते हैं। ठीक है, व बोलिए तो आपके जो दांत है वो ओष्ठ से टकराएंगे। अगर आपके दांत नहीं है फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके दांत हैं तो वो ओष्ठ से टकराएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वतस्येय व्यंजन। देखिए वतस्येय व्यंजन, वतस्येय नहीं, वतशर्य व्यंजन। ठीक है, किन्हें कहते हैं? इन्हें दंतमूल व्यंजन भी कहते हैं। दंतमूल, मूल किसे कहते हैं? जड़ को, और दांतों की जड़ क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं। ठीक है, मसूड़े। अगर हमारी जीवा जो है मसूड़े के आसपास लगती है, टकराती है किन्हीं व्यंजनों को बोलने में, तो उन्हें वतश्चर्य व्यंजन कहते हैं। जैसे न, अब न में न बोल के देखिए, आपकी जीभ कहाँ टकरा रही है? तो मसूड़े में लग रही है, दंतमूल में लग रही है जाके। ल जब हम बोलते हैं तो ल बोलने में भी हमारी जो जीभ है वो कहाँ टकराती है? तो भैया दंतमूल में टकराती है। स, जो ये दंत्य स होता है ना, इसे बोलने में भी हमारी जीभ जो है वो जीभ का अधिकांश भाग, 80% भाग मसूड़े में ही टकराता है, हल्का सा भाग दंत में भी टकराता है, इसलिए दंत भी है और वतश्चर्य भी है। ठीक है, ज जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ दंतमूल में लगती है। वहीं र भी जब हम बोलते हैं तो हमारी हल्की से जो जीवा है वो मसूड़े में टकराती है। तो ये इन्हें पांचों को नोट कर लेना। ठीक है, ये वतश्चर्य व्यंजन है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। जीभ की नोक जब ऊपर के दंत मूल के संपर्क में, जीभ की जो नोक होती है यानी जीभ का जो अग्रभाग होता है, जब ऊपर के दंत मूल, देखिए दंत मूल तो नीचे भी है, नीचे भी मसूड़े हैं, ऊपर भी मसूड़े हैं, ऊपर के मसूड़ों की बात यहाँ कही गई है। जीभ की नोक जब ऊपर के दंत मूल के संपर्क में आकर हवा को अवरुद्ध कर देती है, यानी हवा, अंदर की हवा क्या है, अवरुद्ध हो जाती है, तो इसे वतश्चर्य कहते हैं। बस आप सिंपल से याद रखिए, जब हमारी जीभ जो है ना दंतमूल में जाके टकराती है तो वे वतश्चर्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपकी वर्णमाला यहाँ समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा विराम चिन्ह। ठीक है, और विराम चिन्ह के बाद जो हमारा टॉपिक होगा कौन सा टॉपिक? संधि में करूँगा। अभी तक प्लान है कि मैं संधि कराऊंगा और बाकी मेरा प्लान बदलता भी रहता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह नेक्स्ट होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जितने भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं वो एक से अधिक वीडियो भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है,
क्योंकि 30-30 35-35 मिनट की हैं। हालांकि ये जो 30-35 मिनट के वीडियो है ना, ठीक है, ये जो लेक्चर है, अगर आप ऑफलाइन क्लास में मेरी बैठोगे तो ये पूरा का पूरा लेक्चर 2 घंटे में खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ चीज़ें लिखी रहती है, बस मुझे एक्सप्लेन करना होता है। ऑफलाइन क्लास में लिखनी भी होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम विराम चिन्ह के साथ में, ठीक है।